गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के सेकंड यूनिट में एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का चैप्टर चल रहा था। उससे पूर्व में हमने मैग्नेट्स के बारे में बात की थी, जिसके अंदर डाई मैग्नेटिज्म, पैरा मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरो मैग्नेटिज्म और फेरी मैग्नेटिज्म। एंटी और इसको फेरी मैग्नेटिज्म, तो इनकी बात हमने की थी कि भी किसी भी इलेक्ट्रॉन के कारण जिस प्रकार की स्थिति बन रही है तो डाई मैग्नेटिज्म, डाई मीन्स बताया था मैंने आपको, किसी भी कक्ष में जब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो विपरीत स्पिन के हैं तो स्वाभाविक डाई मैग्नेटिज्म रहेगी। पैरा मैग्नेटिज्म नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे पेयरिंग होंगे, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे अनपेयर्ड। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि डाई मीन्स दो, याद रह जाएगा। तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब पेयरिंग में है और एक पैरा मैग्नेटिज्म इसका मतलब अनपेयर्ड है। यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के ऊपर बात हमने की थी। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है स्पिन ओनली फॉर्मूलाज। यानी स्पिन ओनली फॉर्मूलाज को हम क्यों ले रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी जब इलेक्ट्रॉन है वो दो तरीके से चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें कि ये इलेक्ट्रॉन और किसी भी एक तो क्या करते हैं नाभिक, और इसके चारों ओर क्या है हमारे पास ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स में क्या घूम रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। तो एक तो इसके कारण जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या होगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो कक्षक में, उन कक्षक में इलेक्ट्रॉन की गति के कारण बन रहा चुंबकीय आघूर्ण। दूसरा, ये नाभिक के द्वारा चारों ओर चक्कर तो लगा ही रहा है ऑर्बिट में, इसके साथ हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्स के ऊपर भी, इलेक्ट्रॉन अपनी एक्स पर भी घूम रहा है। तो इस एक्स एक्सिस पर घूमने के कारण क्या हो जाएगा, इसके अंदर स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। तो दो प्रकार के मोमेंट हमारे पास आ गया, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखिए होता क्या है, हमने कहा एक तो ट्रांजिशन मेटल की हम बात करते हैं, ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट की, लेंथेनोइड की, एक्टिनोइड्स की बात करते हैं। तो इनमें क्या होता है, n-1 d ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, n-2 f d ऑर्बिट। यानी इन कक्षकों की हम बात करते हैं जब आंतरिक कक्षक इंटरनल ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं। उस समय जो बाह्य चुंबकीय आघूर्ण का मान जो होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट, यानी इसको छोड़ने योग्य हो जाता है। तो जहाँ पे हम बात कर रहे हैं चुंबकीय आघूर्ण की वो क्या है, म्यू एस प्लस एल, यानी अंडर रूट क्या है इसका 4s s प्लस 1 प्लस एल प्लस 1। इसकी सहायता से हम कुल चुंबकीय आघूर्ण की हम बात करते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं एल को हम यहाँ पे क्वांटाइज करते हैं, या एल को हम यहाँ कह सकते हैं हम इसको छोड़ना या नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, उसमें हट जाएगी। तो क्या बचेगा हमारे पास 4s s प्लस 1, और s का मान हमने क्या कहा था, n/2। ये मान जब इसमें हम रखेंगे तो आप पाएंगे क्या बनेगा हमारे पास, n+2। ये हमारे पास बोर मैग्नेट का मान आ जाएगा, जिसकी सहायता से हम करें स्पिन ओनली फॉर्मूला, जिसको हम कह रहे हैं। यानी n क्या है यहाँ पे, वेयर n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो किसी भी स्थिति में, कॉम्प्लेक्स में, एलिमेंट्स में हम कह रहे हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, इसको व्यक्त कर अगर हमें पता चल गया तो हम उस कंपाउंड का, उस एलिमेंट्स का, उस कॉम्प्लेक्स का चुंबकीय आघूर्ण का मान हम निकाल सकते हैं। वहाँ हम कह सकते हैं चुंबकीय आघूर्ण इक्वल टू μs, और यही n+2
अब इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया कोबाल्ट +3। अब ये दो तरीके से आ सकता है, हो सकता है आपको आयन के रूप में दे दे, आयरन +2, आयरन +3 कोई भी दे देगा, या आपको कॉम्प्लेक्स बना करके दे दे COF6। तो सबसे पहले हमें X यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल का निकालना होगा, जो हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है +3। ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आप इसको अंदर इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करा सकते हैं। कैसे, क्या होता है कोबाल्ट का 27 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d7 4s2। ये स्थिति बन रही इसकी। अब क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन S से 1 इलेक्ट्रॉन D से निकल जाए तो क्या बनेगा हमारे पास 3d6 4s0। अब इसका अगर मान हम यहाँ रखें किसमें, इस फॉर्मूला में, तो आप पाएंगे, देखिए क्या आ रहा है हमारे पास √4। कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास अभी यहाँ पे देखिए, D कक्षक की बात कर लें हम, ये देखिए 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो सर्वप्रथम अनपेयर्ड होंगे, उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाती है 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 4। तो ये हो गया 4 + 2 क्या आ जाएगा हमारे पास 4 6, फिर क्या आ गया 24, और ये आ जाएगा 4.90 बोर मैग्नेटॉन मान, किसका कोबाल्ट +3 का मान हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हमें दे रखा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे और नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो कक्षक में उपस्थित हैं उनके आधार पे इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान हम निकाल सकते हैं, और इसको हम बोल देते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूलाज। तो और भी एग्जाम्पल इसके हम ले सकते हैं। तो मैंने बताया दो चीज़ ध्यान रखनी है कि ये कॉम्प्लेक्स में दे रहे हैं या आपको आयन के रूप में दे रहा है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ भी एक एग्जांपल हम लेकर के, और इसको देखिए स्पिन में हमने क्या बताया, स्पिन ओनली फॉर्मूलाज में वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को दिखा रखा है, या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को। म्यू बराबर म्यू एल प्लस म्यू एस, इसका मतलब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट प्लस स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट दोनों का योग जो है वो कुल चुंबकीय आघूर्ण को व्यक्त करता है। ये हमने यहाँ दिखाया। ये क्या है बाब, अब दो चीज़ आती है हमारे पास, डाई मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिज्म। डाई मैग्नेटिज्म मीन्स, डाई मीन्स दो, पहले बताया कि जब हमारे पास कंपाउंड आर डाई मैग्नेटिक कब है, जब कंटेनिंग नो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे पास उपस्थित नहीं है। इसका मतलब क्या है, सभी पेयरिंग है, और वो स्पीसीज क्या है, डाई मैग्नेटिक है। इसी प्रकार से पैरामैग्नेटिज्म में जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक स्थिति। तो फर्स्ट रो ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स में क्या है, यौगिक के कक्षीय योगदान का लिगेंड परमाणु के विद्युतीय क्षेत्र, जो हम बाहर से मैग्नेटिक क्षेत्र लगा रहे हैं, में समन या दबाना या बुझाना, इसका मतलब क्वेंचिंग हो जाता है। तो अतः इन धातु आयनों के चुंबकीय आघूर्ण में कक्षीय आघूर्ण के योगदान की उपेक्षा की जा सकती है। मैंने कहा ना, एल को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र में उसका क्या हो जाता है, क्वेंचिंग हो जाती है, दबाना या समन हो जाता है। अतः इन धातु आयनों के चुंबकीय आघूर्ण में कक्षीय आघूर्ण के योगदान की क्या कर दिया हमने, उपेक्षा की जा सकती है, तथा चुंबकीय आघूर्ण को केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चक्रण के कारण ही माना जाता है। इसका मतलब चुंबकीय आघूर्ण किसके कारण है, जब ओनली स्पिन के कारण, ओनली अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण उसके अंदर जो चुंबकीय आघूर्ण हो रहा है। देखिए ये म्यू एस को हमने उसी से निकाला है, 4s s+1, क्यों एल वाला मान हमने बता दिया है, तो क्या आ गया, एस का मान हम करें n/2, n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट मीन्स म्यू बराबर म्यू एस। तो इसको मान को अगर हम सरल करेंगे तो आप पाएंगे म्यू बराबर n+2 बोर मैग्नेटॉन। ये स्पिन ओनली फॉर्मूला कहलाता है, जो किसी भी एलिमेंट के लिए हम उसके चुंबकीय आघूर्ण को मान ज्ञात करने में सहायक है। देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है यहाँ पे,
ये मैंने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताए। मान लीजिए किसी स्पीसीज़ में आपको पता चल गया तो आप डायरेक्ट भी मान ध्यान रख सकते हैं कि अगर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 1.73 मान आएगा, 2 है 2.83, 3 है तो 3.87, 4 है तो 4.90 और 5 है तो 5.92। जैसा हमने कोबाल्ट में अभी निकाला था, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने थे 4, तो वहाँ पे 4 मैंने दिखाया था आपको, और ये 4 होने के कारण मान के आ गया यहाँ पे 4.90 बोर मैग्नेटॉन। ये एस स्पिन एक के लिए, क्यों जब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये स्थिति आ गई। देखिए एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास किसी कक्षक में है तो हम क्या करें, ये हमारे पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है तो एस के लिए मान क्या होगा, क्योंकि अप है तो प्लस हाफ। अब मान लीजिए 2 कक्ष हमारे पास हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या होगा, प्लस हाफ इक्वल टू 1। तो इस रूप में हम इसको मान को निकाल सकते हैं। मान लीजिए ये आ जाता तो ये तो कैंसिल हो गया, फिर 2 बच गए, प्लस हाफ फिर 1 आ गया। तो ये अपना ध्यान रखना है कि ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे हैं। तो ये हमने मान निकाला। देखिए नंबर ऑफ, जब 2 इलेक्ट्रॉन थे तो क्या किया, 2 + 2 हाफ कितना आ गया 1, 2/2 यानी 2 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन थे। फिर 3 थे तो 3/2, उसके बाद 4 आए 4/2 इक्वल टू 2 और 5 आए तो 5/2। तो ये मान हम एस का भी इससे ज्ञात कर सकते हैं। ये आपको सिर्फ मेमोरी और आपको ध्यान रखने के लिए बताया गया है जिससे आपको याद रह सके। दूसरा देखिए आगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की हमने बात की, थोड़ा सा इसको भी आप देख सकते हैं। आयन हमारे पास टाइटेनियम +3, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन +2 +3, कोबाल्ट +2, निकेल, कॉपर, ये सब क्या है आपके पास आयन्स अगर उपस्थित हैं तो आप इसके मान को निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का मान, अब 2 चीज़ें यहाँ बता रहे हैं हम, एक तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो प्रायोगिक वैल्यू आई चुंबकीय आघूर्ण का मान, एक स्पिन ओनली फॉर्मूला मान। तो आप 2 यहाँ पे ये दोनों तालिकाएं देखिए और आप देख पाएंगे कि जो मान जो है देखिए 1.7, जैसे मैंने कहा टाइटेनियम +3, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो मान क्या आ रहा है इसका 1.7 से 1.8 के बीच मान आ रहा है। और हम कह रहे हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला से अगर इसका मान निकालें तो ये 1.73 आ रहा है। इट मीन्स इन दोनों के मध्य में मान आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ना कि मान लगभग इसके समान आ रहे हैं। इसलिए हमने लगाया कि स्पिन ओनली फॉर्मूला इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के लगभग समान आ रहा है। अभी हमने 4 मैग्नीज का ले रखा है, 4 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का निकाला 4.90। ये क्या रहा हमारे पास 4.8 से लेकर 4.9 तक, ये क्या है 4.90। तो ये मान हमें ऐसा बता रहा है कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और स्पिन ओनली फॉर्मूला कैलकुलेट वैल्यू जो है वो लगभग क्या हो रहे हैं, दोनों समान आ रहे हैं, जो ये शो करते हैं कि इसका चुंबकीय आघूर्ण जो है ओनली स्पिन फॉर्मूला से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, वो सही है। अब देखिए एग्जाम्पल ही हमने एक आगे कोबाल्ट अमोनिया के साथ, ये आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ और देखनी पड़ेगी आपको, मैंने यहाँ 2 फॉर्मूला लिए थे मैंने, तो ये फॉर्मूला देखिए आपके, एक तो मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स के साथ क्या था हमारे पास फॉर्मूला, ये था कोबाल्ट फ्लोराइड का फॉर्मूला था। कोबाल्ट फ्लोराइड में क्या लिया था मैंने, ये लिया था कोबाल्ट का, यहाँ पे लिया था कोबाल्ट वाला। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमारे पास लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है वीक फील्ड। मैंने कहा जब कॉम्प्लेक्स आपके पास है, ये किस स्थिति में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में है। और कॉम्प्लेक्स में लिगेंड जो है ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। 2 प्रकार के हमारे पास लिगेंड काम में आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो नंबर ऑफ अनपेड को पेयरिंग करने की कैपेसिटी इसके अंदर है, और ये क्या करेगा, वीक फील्ड में है तो पेयरिंग करने की कैपेसिटी नहीं होगी, यानी T2G और EG के अंदर जो एनर्जी का गैप जो है वो ज़्यादा होगा, ये कह सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था ये वीक फील्ड है, कौन सा, फ्लोराइड। इसी की जगह मान लीजिए जो एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं, मान लीजिए कोबाल्ट NH3 की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कोबाल्ट और कॉपर दोनों, याद रखिए कोबाल्ट और कॉपर के साथ अगर अमोनिया है तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह कार्य करेगा, ये याद रखना इस चीज़ को। वैसे वीक फील्ड है लेकिन अगर कोबाल्ट और कॉपर के साथ अगर अमोनिया लगा हुआ है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह कार्य करेगा और नंबर ऑफ अनपेड की स्थिति चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेड को पेयरिंग करने की कैपेसिटी यहाँ आ जाएगी, यानी ये जो हमने गैप बताया था
Eg और T2 में ये गैप कम हो जाएगा, और कम होने से क्या होगा, ये हमारे पास स्थिति थी, पहले ये थी हमारे पास जो हम अभी देख रहे थे, तो अब क्या हो जाएगा, पेयरिंग की स्थिति हो जाएगी, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गए, इनकी पेयरिंग की स्थिति होने के कारण, यानी ये क्या हो जाएगा, पेयर की बन जाएगा पहले। तो एनर्जी गैप क्या होगा, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा होने से क्या इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, ऊपर नहीं जा करके यहीं पे पेयरिंग की स्थिति बन जाएगी, जब क्या हो, अमोनिया की स्थिति है। तो इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, और 0 जब हो जाएगा तो स्थिति क्या हो गई हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे दिखाया आपको, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ने क्या स्थिति बनाई थी, ये बताया, इसमें पेयरिंग की स्थिति आ जाती है। तो पेयरिंग की स्थिति आने के बाद क्या स्थिति आ जाएगी, डाईमैग्नेटिक की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। अब देखिए लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड में से मैंने बताया आपको कि यहाँ पे एल के मान को इग्नोर कर दिया जाता है आंतरिक कक्षक के कारण, ठीक है। ये कोबाल्ट का एग्जाम्पल हमने लेके देखा अभी। इसके बाद देखिए स्पिन ओनली फॉर्मूला में क्या हो रहा है, चक्रण मात्र सूत्र, और इसमें क्या है, किसी पदार्थ के प्रति परमाणु या आयन को कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, वो निर्भर करेगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है उसके पास। इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण के चक्रण मात्र सूत्र का उपयोग किया जाता है, जो क्या है, म्यू बराबर 4s(s+2) स्क्वायर f हाफ, या कह सकते हैं अंडर रूट 4s(s+1). और इसका शॉर्ट रूप हमने क्या अपनाया था, सरल करने पे n(n+2) के मान से इसको निकाल सकते हैं। तो ये मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही प्रायोगिक मान, उस मान की बात कर रहे थे, तो लगभग क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं स्पिन ओनली क्वांटम से भी इसको मान को, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, μs की वैल्यू है। संकुलों की चुंबकीय प्रवृत्ति में उसके अनुचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व दोनों का योगदान होता है, अकेला वो नहीं होता है, परंतु अनुचुंबकत्व की तुलना में प्रतिचुंबकत्व का मान अत्यंत कम हो जाता है, लेकिन इसे सदैव नगण्य नहीं मान सकते। अतः पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति के मानों में एक हम संशोधन गुणांक जिसको कहते हैं करेक्शन फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है, और उस फैक्टर की सहायता से जो हम मान निकालेंगे वो क्या, प्रायोगिक अनुचुंबकीय प्रवृत्ति के कारण एक स्थायी मान जो प्राप्त हो, वो क्या है, काई एम, मैग्नेटिक काई एम, n स्क्वायर म्यू स्क्वायर अपॉन 3RT। तो ये क्या है अपने इसके अंदर, n क्या है, एवोगैड्रो संख्या है, r आदर्श गैसीय स्थिरांक है, और T क्या है, परम ताप है, म्यू क्या है, बोर मैग्नेट्रॉन, जिसकी सहायता से हम मान इसको ज्ञात कर सकते हैं। ये संशोधित मान जो इसका nr के अगर मान रख देंगे तो क्या आएगा, हम का 2.84 काई एम मैग्नेट के कारण T हाफ। तो ये मान जो आएगा वो क्या आएगा, प्रायोगिक मान के इक्वल आ जाएगा। अब आता है ऑर्बिटल स्पिन LS कपलिंग की थोड़ी सी हम बात करें कि LS कपलिंग क्या बता रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए LS कपलिंग में देखिए S और L के मान की बात हम कर रहे हैं, तो क्या क्या स्थिति इसकी हो सकती है, इसको थोड़ा सा आप देख लें एक बार। ये 3 प्रकार से कपलिंग हो सकती है। कैसे, कपलिंग की जो स्थिति बता रहे हैं वो 3 प्रकार से बता रहे हैं। 3 प्रकार से कैसे होती है, देखिए यहाँ पे नंबर 1 LL ऑर्बिटल ऑर्बिटल कपलिंग, LL कपलिंग। दूसरा LS कपलिंग, युग्मन, LL युग्मन, LS युग्मन, और तीसरा SS कपलिंग। तो ये 3 प्रकार से कपलिंग की व्यवस्था हम बता रहे हैं कि ऑर्बिटल ऑर्बिटल कक्षक के LL के कारण जो कपलिंग हो रही है, स्पिन स्पिन के कारण जो हो रही है, और ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण जो J का मान आता है वो कैसे प्रभावी होता है। ये मान हम यहाँ पे इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए एक एग्जाम्पल ले हम यहाँ पे कि P2 स्थिति किसको कर रहे हैं हम, P2 स्थिति के लिए क्या होगा मान। इसका मतलब क्या, हमारे पास ये एक P कक्षक है, इसके अंदर क्या 2 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। P2 का मतलब P कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास है। P का मान क्या होता है, 0 + 1 - 1, ये स्थिति आएगी। यहाँ पे इस मान को हम ज्ञात कर सकते हैं किस तरह से कि मान लीजिए ये हम रखें L, ये आपके पास 2s+1 और ये कहते हैं J। ये एक सिंबल मैंने दिया, और ये आपको राउल्ट्स
श्रोडिंगर के अंदर मैंने आपको बताया था, उसके अंदर सोल्डर्स नियम में मल्टीप्लिसिटी, इसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी, बहुकता, बहुकता, ये हमारे पास क्या था, जे मान, जिसमें एल प्लस एस की बात हम कर रहे थे। एल क्या हमारे पास, ये एक सिंबल है जो आपको व्यक्त करेगा कि एल के मान में, जैसे मान लीजिए एल के मान हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4 इस रूप में है, तो सिंबल जो इनके आएंगे वो एल का मान अगर 0 है तो हम एस कहेंगे, एल का मान अगर 1 है तो क्या कहेंगे पी, एल का मान अगर 2 आ रहा तो क्या कहेंगे डी, और एल का मान 3 आ रहा तो एस पी डी एफ, इस प्रकार से मान हम चलते जाएंगे। तो हम कई बार इसको लिखते हैं ना कि किस प्रकार से, जैसे मान लीजिए आपने लिखा D32, 3D2, तो इसका अर्थ है, इसका मतलब यहाँ पे ये मल्टीसिटी को व्यक्त करता है, बहुता को व्यक्त कर रहा है, डी सिंबल को व्यक्त कर रहा है, जो डी किसका है, इसका मतलब 2, एल का मान इसका मतलब उसमें 2 है। इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखें, देखिए ये थोड़ा सा धुंधला यारा से है ना, हाँ, ये हमने पी के किस्म की बात हमने की है, एक एक इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं यहाँ पे, एस का मान क्या है प्लस हाफ इक्वल टू 1, ये एल के मान मैंने बताया 0, 1, 2, 3, एस पी डी एफ तक की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे D2 का हमने ले लिया, अब आप P2 की बात करें, यहाँ हम D2 की बात करें। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ इसकी ओर आ रही है, ये देखिए 3F4, 3F3, 3F2, यानी 4, 3, 2, ये मान क्या बता रहे हैं, ये मान मैंने कहा था आपको L प्लस एस से L माइनस एस तक के मान को व्यक्त करते हैं। किसको, L प्लस एस से L माइनस एस तक के मान हम यहाँ पे लिखते हैं। कैसे, L प्लस एस, उसके बाद L प्लस एस माइनस 1, फिर L प्लस एस माइनस 2, तो यहाँ से करते करते क्या L माइनस एस तक पहुँच जाते हैं। यही बात हम कर रहे हैं उसके अंदर। अब यहाँ पे L आपका मान क्या आ रहा है, उसके बाद S क्या आ रहा है, फिर कम, इसका मान मतलब 4, 3, 2, 0, ये मान इस रूप से चलते जाते हैं। ये यहाँ पे आपको बताया है। देखिए S का मान क्या था n/2, और n क्या था, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अब मल्टीप्लिसिटी बात करें, किसी भी अवस्था में मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s प्लस 1, इसका मान फिक्स होता है, s हमें पता है, तो 2s प्लस 1 से मल्टीप्लिसिटी हम इसको निकाल सकते हैं कि उसके अंदर आने वाले सिंगलेट होगा या ट्रिपलेट होगा। इसको नाम दिया हमने रसेल सैंडर्स कपलिंग, क्या है, रसेल सैंडर्स युग्मन, इसके नाम से भी पूछा जाता है। इसमें है क्या, देखिए थोड़ा सा, ये एक मैंने पहले वीडियो आपको जारी किया था इसका शुरू में मई में, उस वीडियो में भी अच्छी तरह समझाया हुआ है एलएस कपलिंग क्या है। पुनः एक बार आप देखिए यहाँ पे कि एलएस कपलिंग में क्या था, ये नाभिक के चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब देखिए मैंने कहा एल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, L1, L2, L3, L4 कक्ष में चलता जा रहा है। S स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1, S2, S3 इस रूप में। J क्या है, रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, J जो है रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम। यहाँ मैंने बताया 2s प्लस 1 मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्बिटल के L टोटल ऑर्बिटल मोमेंटम जो बन रहा है, ये J क्या है, रिजल्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए एक सिंबल मैंने दिया है 2s प्लस 1 Lj, जहाँ पे वहाँ भी लिखा था, तो ये क्या है मल्टीप्लिसिटी, और ये J, L का मान S P D F में 0, 1, 2, 3, 4 के अनुसार बढ़ता जाए। अब 1 बाई 1 अपन लेते हैं। देखिए डिटरमाइन रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 माइनस 1 से लेकर L1 माइनस L तक, ये L का मान ज्ञात कर रहे हैं यहाँ पे हम। P2 स्टेज के लिए मैंने कहा था L1 क्या है हमारे पास 1, L2 क्या है 1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास L का 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1, तो मान क्या आ गया हमारे पास 2, 1, 0, ये L का मान क्या होगा 2, 1, 0, ये मान निकल गया। तो हमने 2 के लिए क्या कहते हैं D, 1 के लिए P और 0 के लिए S, ये सिंबल हम यहाँ पे काम में लेते हैं जब L का मान हमें प्राप्त हो गया। तो दूसरा डिटरमाइन रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, S का मान, S के लिए S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 माइनस 1, S1 प्लस S2 माइनस 2 या S1 माइनस S2 तक का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो L का मान ज्ञात कर लिया, फिर S का मान ज्ञात कर लिया। P2 के लिए कैसे निकालेंगे,
आपके पास मान लीजिए पेयरिंग इलेक्ट्रॉन थे दोनों ही, तो क्या हो गया S1 का प्लस हाफ, S2 का माइनस हाफ, दोनों कैंसिल हो गए। S का मान लीजिए अलग अलग कक्ष में है तो प्लस हाफ, फिर प्लस हाफ माइनस हाफ माइनस 1 और प्लस हाफ माइनस हाफ, तो दोनों क्या हो गए 1 और 0। ये स्थिति हमारे पास प्राप्त होगी 1 और 0 वाली। थर्ड में हम ले रहे हैं डिटरमाइन टोटल एंगुलर मोमेंट। अब यहाँ पे हम बात करें, ऊपर L का मान निकाला, फिर S का मान निकाला, दोनों को हम J, ये आ गया आपका रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, यानी मोमेंट कितना आ गया L प्लस S माइनस 1, L प्लस S माइनस 2 से लेकर के L माइनस S तक के मान हम यहाँ पे लिख देंगे, जो मान हम 0, 1, 2 ऐसे बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 1:2 2p2 वाला ले रखा है, ये देखिए 0 क्योंकि px py pz तीनों है p कक्षक में -1 तक। L1 क्या है हमारे पास 1, L2 में क्या है 0 है तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे हम करें इसका मान क्या होता है 0 होता है। S1 के लिए हाफ, S2 के लिए हाफ, तो ये मान जो J के निकालने हैं क्या आ गया L का 1 प्लस 0 1, S का मान 1, तो J के मान क्या हो जाए 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1, तो 2 1 0, ये J के मान हमारे पास तीनों आ जाएंगे। तो हमने क्या कहा था 2S प्लस 1 मल्टीप्लिसिटी आ गई, L उसका सिंबल आ गया, और J जो हम ये निकाल रहे हैं, तो J का मान तभी मैंने कहा था आपको P3, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे P में P3 2 3P2 3P0 और 3P0, यानी ये P के लिए क्या आ गए मान हमारे पास J के, ये आ गए हमारे पास 3P2 3P1 3P0। तो ये तो हमारे पास क्या व्यक्त कर रहा है मल्टीप्लिसिटी को, ये हमारे पास J को व्यक्त कर रहा है जो रिजल्टेंट ऑर्बिटल S प्लस L के मान से हमने निकाला, और ये हमारे पास L का लिए मान की सहायता से जो सिंबल हमारे पास प्राप्त हुआ वो मान हमने यहाँ पे प्राप्त किया। तो ये तीनों मान यहाँ से हम निकाल सकते हैं इनके। इसी प्रकार से D2 का मान भी निकाल सकते। तो अब कुछ रूल हैं थोड़े से, इसमें देख लीजिए आप एक बार कि द लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द टर्म विल बी 1 विद हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी। तो लोवेस्ट, अब देखिए इसके अंदर आता है कि निम्नतम अवस्था स्थायी वो कौन सी मानेंगे जब हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी होगी। यहाँ पे देखिए आप मल्टीप्लिसिटी में 2p 1p 3p, इसका मतलब ये मल्टीप्लिसिटी इसकी 3 आ रही है, तो ये क्या कहलाएगा इसका लोवेस्ट, यानी जो मान होगा वो कहलाएगा। इफ़ देयर आर 1 मोर देन 1 ऑफ द सम मल्टीप्लिसिटी, वो मान लीजिए मल्टीप्लिसिटी हमारे पास समान है टर्मिनल विद द, तो क्या होगा लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ L की सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है वो ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। जैसे 2p 2d, तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 2, लेकिन पद क्या है हमारे पास P और D, और मैंने क्या कहा था लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ L, P के लिए तो 1 होती है, D के लिए 2 होती है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2D, ये क्या कहलाएगा ग्राउंड स्टेट वैल्यू कहलाएगी। फॉर हाफ फील्ड और लेस देन हाफ फील्ड, अगर हाफ फील्ड है या उससे कम है तो टर्म ग्राउंड स्टेट टर्म जो होगी लोवेस्ट J वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए 3P1 3P0, तो हमने कहा हाफ फील्ड से भी कम है हाफ फील्ड से कम है तो क्या हुआ P0, यानी ये लोवेस्ट ग्राउंड स्टेट वैल्यू कहलाएगी। इसी प्रकार से मल्टीप्लिसिटी को हम बात कर सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी में S के मान के अनुसार इसको व्यक्त कर सकते हैं कि S का मान जो है वो कहाँ पे सर्वाधिक स्थायी हो रहा है, तो S के मान को भी इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैंने निकाला आपको डिटरमाइन द टर्म सिंबल की बात कर रहा हूँ। ये क्या हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है S L J, और ये मल्टीप्लिसिटी 2S प्लस 1, ये पॉसिबल टर्म क्या बनेगी और ग्राउंड स्टेट क्या होगी। देखिए S1 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो S का मान क्या हो गया हाफ, और L का मान क्या हमारे पास 0, तो टर्म वैल्यू क्या है S, क्यों 0 जब L का मान होता है तो उसको टर्म वैल्यू क्या होती है S में आ जाती है। J क्या है हमारे पास हाफ, और ये मल्टीप्लिसिटी क्या आ जाए 2 इंटू हाफ प्लस हाफ क्या आ गया 2, तो पॉसिबिलिटी टर्म क्या होगी 2S हाफ, और इसकी ग्राउंड स्टेट क्योंकि एक ही है तो 2S हाफ आ जाएगी। इस प्रकार से हमने जैसे P2 की बात की थी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक ही, तो S के मान क्या आ गया हाफ हाफ 1, और L का मान क्या है हमारे पास 1 के लिए क्या कहते हैं P, तो J की वैल्यू अभी निकाली आपने 2 1 0, और मल्टीप्लिसिटी क्या निकाली थी हमने 3, तो पॉसिबल टर्म क्या होगी 3P2 3P1 और 3P0। अब मैंने कहा कि जब हाफ फील्ड या हाफ फील्ड से कम हो तो ग्राउंड स्टेट वैल्यू क्या आएगी जो लोवेस्ट होगी वो 3P0 आ गई। तो इस प्रकार से मैंने P कक्षक के लिए 6 तक बना रखा है। ये D का भी आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है।
तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने आपको इसलिए दी हैं कि आप इनके अंदर देखें और अपने आप निकालने की कोशिश करें। जहाँ पे भी आपको दिक्कत आए आप मेरे को पुनः बताएं और एक बार इसको अच्छी तरह से टेबल को देख लें। ये आपके पास वीडियो भी PDF के द्वारा मैंने भिजवा दी है, तो आप इसको अध्ययन करें। थैंक यू। बंद कर दें।